दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्टडोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज दुनियादारी की शुरुआत करेंगे एक फिल्म के जिक्र से। ये फिल्म कहानी है पश्चिमी अफ्रीका के एक देश में रहने वाले आगू नाम के बच्चे की। आगू, जिसके निर्दोष दादा, पिता और भाई उसकी आंखों के आगे मार दिए जाते हैं। आगू किसी तरह बच जाता है और इस जान के बदले क्या जाता है? उसका बचपन, उसकी इंसानियत चली जाती है। वो हत्यारा बन जाता है। अपना पहला कत्ल करने के बाद आगू अपने दोस्त से कहता है, मौत की गंध मानो गन्ने की तरह मीठी, लेकिन ताड़ से बनी शराब की तरह सड़ी हुई। ये फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका नाम है बीस्ट ऑफ नो नेशन। 2015 में बनी ये फिल्म यूजो दिनमा इवेला के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। कमाल की फिल्म है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यूजो दिनमा जिस देश के रहने वाले हैं, वही देश जहाँ का ये प्लॉट है, हमारे आज के एपिसोड का प्लॉट है, जहाँ आगू जैसे हज़ारों बच्चे जिहादी बना दिए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ 5 साल के बच्चों को अगवा करके जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें असॉल्ट राइफल चलाना सिखाई जा रही है। किस देश की ये आप बीती है? नाइजीरिया। पश्चिमी अफ्रीका में बसा घने जंगलों और कच्चे तेल के भंडार वाला देश नाइजीरिया। ये देश दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी संगठनों में से एक बोको हराम का गढ़ है। शब्द बोको हराम है, अंग्रेजी में इसको बोको हरम पढ़ दिया जाता है। बोको हरम की कहानी क्या है? 18 साल पुरानी है, लेकिन हालिया जिक्र 13 जून से शुरू हुआ। इस दिन 2 आतंकवादी हमले हुए। क्या हुआ 13 जून को? इस दिन इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका नाम के एक आतंकवादी संगठन ने नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित बोर्नो स्टेट में 2 हमले किए। इन हमलों में 60 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। ये इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका बोको हराम का ही एक धड़ा है। अभी पिछले हफ्ते ही इसने नाइजीरिया के एक गुबियो नाम के गांव पर भी हमला किया था और उसमें भी कम से कम 69 लोग मारे गए थे। इन्हीं हमलों के संदर्भ में आज हम आपको बता रहे हैं कि बोको हराम क्या है, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, ताकत क्या है, विचारधारा क्या है, मंशा क्या है। बात शुरू करेंगे 2014 से। तारीख थी 14 अप्रैल की। रात का वक्त था। नाइजीरिया के चिबूक गांव में एक गर्ल्स हॉस्टल था। ज़्यादातर लड़कियां सोई हुई थी क्योंकि रात का वक्त। अचानक यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बोको हराम के आतंकवादियों ने यहाँ हमला कर दिया। फिर उन्होंने बंदूक की नोक पर लगभग 300 लड़कियों को ट्रकों में ठूंसा। फिर कहा गया कि इनका किडनैप अपने साथियों की रिहाई के बदले किया गया। जब इस वारदात की खबर नाइजीरिया के बाहर गई तो दुनिया सन्न रह गई। हैशटैग चलने लगे, ब्रिंग बैक अवर गर्ल्स। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, हर कहीं ये अपील वायरल हुई। लेकिन इस अपील और उससे भी पहले इस घटना के बाद नाइजीरिया दुनिया की सुर्खियों में ठीक ठाक जगह बना पाया। असलियत तो ये है कि यहाँ पर हिंसा और संघर्ष का लंबा अतीत रहा है। नोटिस कभी कभी किया जाता है अफ्रीका के सब देशों को और वहाँ की समस्याओं को थर्ड वर्ल्ड कहकर नज़र के सामने से बुहार दिया जाता है। 2014 की घटना का हमने जिक्र किया, जब 300 लड़कियां स्कूल हॉस्टल से किडनैप हुई। तो क्या ये बोको हराम की शुरुआत थी? नहीं, ये और भी पहले शुरू हुआ था। बोको हराम की शुरुआत का अध्याय जुड़ा है नाइजीरिया के एक इस्लामिक धर्मगुरु से, जिसका नाम था मोहम्मद यूसुफ। वो इस्लाम के सबसे कट्टर धड़े सल्फी विंग को मानता था। क्या है ये सल्फी विंग? मुसलमानों का ये धड़ा मानता है कि दुनिया भर के मुसलमान सच्चे इस्लाम से भटक गए हैं। पश्चिमी प्रभाव ने उनको दूषित कर दिया है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस्लाम की सफाई की जाए, उसे उसके तथाकथित सच्चे स्वरूप में वापस ले आया जाए। इसी आइडिया के साथ 2002 में यूसुफ ने नींव रखी एक संगठन की। इसका नाम जमातु अहले सुन्ना लिद्दा अवारती वल जिहाद। अरबी भाषा में रखे गए इस संगठन के नाम का मतलब था
पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और जिहाद के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित लोग। इसी संगठन का छोटा और ज़्यादा प्रचलित नाम है बोको हराम। बोको हराम का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा वर्जित है, हराम है। इस आतंकवादी संगठन ने अपना पहला हमला किया अपने निर्माण के लगभग 1 बरस बाद 24 दिसंबर 2003 को। 2004 आते आते बोको हराम और कुख्यात होने लगा। पता चला कि बोर्नो और योबो स्टेट के सैकड़ों स्कूली बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बोको हराम ज्वाइन कर रहे हैं। इन रंगरूटों के सहारे 2003 से 2008 तक बोको हराम छिटपुट हमले करता रहा। कभी पुलिस वालों से हथियार लूटता, कभी पैसा। उनका ये स्टाइल 2010 में बदला और स्टाइल बदलने की वजह बनी 2009 में हुई एक बड़ी घटना। क्या हुआ था 2009 में जिसने बोको हराम के कैरेक्टर को डिफाइन किया? 10 जून 2009 को बोको हराम के एक मेंबर की मौत हो गई, मैयत निकली। इसमें कई लोग बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल से चल रहे थे। आगे पुलिस का चेक पोस्ट था। पुलिस ने सख्ती दिखाई। इसके बाद बोको हराम के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये खूनी झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने गोलीबारी भी की और इसके बाद बोको हराम वहां से छितरा गया कुछ समय के लिए। लेकिन इस घटना का बदला लेने के लिए 26 जुलाई 2009 को बोको हराम ने एक पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया। फिर कई जगहों पर हमले हुए, हिंसा हुई और जवाबी कार्रवाई। उसमें नाइजीरिया की पुलिस ने बोको हराम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। 30 जुलाई को ऐसी ही एक छापेमारी में मोहम्मद यूसुफ यानी बोको हराम का संस्थापक, वो कट्टर इस्लामिक धर्मगुरु, पकड़ा गया। पुलिस ने कुछ देर तक हिरासत में रखकर उससे पूछताछ की और फिर गोली मार दी। पुलिस का कहना था कि भागने की कोशिश करते हुए यूसुफ मारा गया। पुलिस अक्सर एनकाउंटर के बाद इस तरह की दलीलें देती है। यूसुफ को मारने के बाद उसके संगठन के 800 से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने मारा। सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद कुछ महीनों तक बोको हराम की गतिविधियां ठप रहीं। उसके बचे हुए सदस्य अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन वो लौटे और जब लौटे तो ज़्यादा हिंसक, ज़्यादा क्रूर, ज़्यादा खतरनाक होकर लौटे। यूसुफ के मारे जाने के बाद संगठन की कमान संभाली उसके टॉप डेप्टी अबू बकर शिकाऊ ने। गौर से नाम सुनिएगा, बार बार आएगा, अबू बकर शिकाऊ। शिकाऊ यूसुफ से भी ज़्यादा कट्टर और क्रूर था। बमबारी, टारगेटेड हत्याएं, चलती गाड़ियों से गोलियां चलाते हुए लोगों को मारना, फिदायीन हमले, लोगों को लाइन से खड़ा करके उनका गला काटना, ये सब अब बोको हराम के लिए रेगुलर हो गया। और ये हिंसा केवल सरकारी लोगों तक सीमित नहीं रही। बोको हराम आम मुसलमानों और विदेशी संगठनों को भी निशाना बनाने लगा। और इसके इस बदले स्टाइल की पहली सिग्नेचर, पहला बड़ा धमक क्या था? 26 अगस्त 2011। इस दिन बोको हराम का एक फिदायीन हमलावर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी लेकर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा स्थित संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में घुस गया। जोरदार धमाका हुआ, 23 लोग मारे गए, 80 से भी ज़्यादा घायल हुए। ये यूएन के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बोको हराम ने कहा कि पूरी दुनिया की बुराइयों का एक मंच है यूएन, उस पर हमला करके हमने अमेरिका और उसके जैसे बाकी काफिरों को संदेशा भेजा है। फिर इस बात की पड़ताल शुरू होती है कि बोको हराम इतना फल फूल कैसे रहा, सिर्फ नाइजीरिया की मदद के दम पर, सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा के दम पर। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इस्लामिक स्टेट यानी कि आईसिस इसके आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये भी पता चला कि सोमालिया स्थित आतंकवादी संगठन अल शबाब के तार भी इससे जुड़े हैं। दिसंबर 2011 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हुए होमलैंड सिक्योरिटी के एक दस्तावेज ने बोको हराम को अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा बताया। इसमें लिखा था कि अमेरिका पर हमला करने के बोको हराम के इरादों और उसकी क्षमता को कतई कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 1-2 बरस और बीतते हैं। 2015 की शुरुआत में जो एक अनौपचारिक साझेदारी थी बोको हराम और इस्लामिक स्टेट के बीच, वो औपचारिक भी हो जाती है। दोनों हाथ मिला लेते हैं। इस वक्त तक नाइजीरिया के अलावा चाड रिपब्लिक और कैमरून तक ये संगठन फैल चुका था। ये लोग आम मुस्लिमों को निशाना बना रहे थे। एजेंडा ये कि मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम, जो हमारी बात नहीं मानता वो दुश्मन। शिकाऊ और उसके लोग स्कूली बच्चियों को अगवा करते, बच्चों और महिलाओं का गला काटकर उसका वीडियो इंटरनेट पर डालते। ये उनके प्रोपोगेंडा के लिए काम आता और आईसिस को शुरू में ये तरीका मुफीद लगा। लेकिन फिर आईसिस का मुखिया, उसे अबू बकर शिकाऊ के तौर तरीके इतने क्रूर लगे कि अलग करने की सोची जाने लगी। फिर आईसिस ने एक रोज़ शिकाऊ का तख्ता पलट कर दिया। उसकी जगह यूसुफ के बेटे
जो यूसुफ पुलिस की गोली से मारा गया। अबू मुसाब अल बरनवी को बोको हराम का नया कमांडर बनाया, यानी बाप ने संगठन स्थापित किया आतंकवादियों का और अब बेटा अबू मुसाब उसका मुखिया बन गया। लेकिन शिकाऊ ने इस नए लीडर को यानी अल बरनवी को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, बोको हराम के दो धड़े हो गए, एक शिकाऊ का, एक अल बरनवी का। इनके नाम भी हो गए, शिकाऊ एक हिस्से का लीडर और दूसरे का सरगना बरनवी। बरनवी वाले गुट ने अपना नाम रख लिया अंसारू, ये उसके संगठन का नाम था। ये दोनों फिलहाल अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। 2016 में बरनवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और वो जेल में है, लेकिन शिकाऊ ये अब भी आज़ाद है। कई बार उसके मारे जाने की खबर आई, लेकिन हर बार वो अपने जिंदा होने की मुनादी करने के लिए किसी वीडियो में फिर से प्रकट हो जाता है। कितना क्रूर है ये शिकाऊ, क्यों वो दुनिया के सबसे विभत्स आतंकवादियों में गिना जाता है? इसके जवाब में हम आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिस्से सुनाना चाहेंगे। 12 अगस्त 2016 को छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया 16 नाइजीरियाई लड़कों की आपबीती के हवाले से। ये लड़के बोको हरम के चंगुल से भाग निकले थे। इनमें से एक था इदरिस। बकौल इदरिस, मुझे बोको हरम ने किडनैप कर लिया, वो हमें हथियार चलाना सिखाते थे, हम मना करते तो मार दिया जाता। 5-5 साल के बच्चों से असॉल्ट राइफल चलवाई जाती, हमें जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था, हमें नशीली चीज़ें खिलाई जाती और कई बार तो निहत्थे ही लड़ने के लिए भेज दिया जाता। वो हमसे कहते कि हत्या करो, कहते कि ज़रूरत पड़े तो अपने माँ बाप का भी गला काट लो, अगर जन्नत जाना है तो यही सब करना होगा। ये एक अंश है रिपोर्ट का। अब आपको अक्टूबर 2015 में छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हिस्सा पढ़वाते हैं। इस रिपोर्ट में बोको हराम की कैद से भाग आई 15 लड़कियों की कहानी छपी थी। बोको हराम ने इन लड़कियों के शरीर में विस्फोटक बांधकर इन्हें एक सुसाइड मिशन पर भेजा था, लेकिन ये लड़कियां किसी तरह जान बचाकर भागी। इनमें से एक 13 साल की बच्ची थी। क्या है उसकी आप बीती? वो बताती है कि मुझे 2 विकल्प दिए गए, कहा या तो हमारे साथ सेक्स करो या फिर मिशन पर जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की जान जाए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो विस्फोटकों से लैस एक बेल्ट लाए और मेरी कमर से बांध दिया, फिर मुझसे कहा कि टारगेट के पास पहुंचकर बटन दबाना होगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बचूंगी, मुझे लगा मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। ये चंद रिपोर्ट्स बोको हराम की क्रूरताओं की मिसाल भर हैं। 2010 से अब तक ये संगठन हज़ारों बच्चों को जिहादी बना चुका है, सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं को किडनैप करके उनसे फिदायीन हमले करवा चुका है। यूनिसेफ के मुताबिक अकेले 2017 में ही 100 से भी ज़्यादा ऐसे फिदायीन हमले हुए जिनके पीछे बोको हराम का हाथ है, और इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल थे। इनमें से ज़्यादातर छोटी बच्चियां थीं। एक आंकड़ा सुन के लगता है कि ये चौंकने की इंतहा है, और फिर दूसरा आंकड़ा आ जाता है। 2017 में तो एक ऐसा वाक़या हुआ जब एक छोटी बच्ची के पीठ पर एक 2 साल का बच्चा बांधा गया और फिर फिदायीन हमला करवाया गया उससे। उस नन्हे बच्चे समेत वो बच्ची उड़ गई विस्फोट में। ये एक तरीका था छद्म करने का, ताकि किसी को शक ना हो। पीठ पे 1 साल के बच्चे को बांधे बच्ची, क्या वो बम हो सकती है? कोई सोच सकता है? नाइजीरिया में सोचते नहीं हैं, हकीकत है ये। ऐसी ऐसी मार्मिक कहानियां हैं बच्चों की कि आप सुनने की हिम्मत नहीं रखेंगे, मैं कहने की हिम्मत नहीं रखूँगा। खुद को सच्चे इस्लाम का सिपाही कहने वाले ये कट्टरपंथी 5-6 साल की बच्चियों से बलात्कार करते हैं, कई बार उनका रेप करके उन्हें सुसाइड मिशन पर भेजते हैं। कुछ ही बच्चियां लौट कर आ पाती हैं। सबकी किस्मत नहीं होती कि उन्हें अपना लिया जाए। कईयों का हश्र 14 साल की फलमाता जैसा भी होता है। क्या हुआ था फलमाता के साथ? 6ठी क्लास में पढ़ने वाली फलमाता को एक दिन बोको हराम ने किडनैप कर लिया। फिर 3 साल तक बोको हराम के कैंप में लोग उसका बलात्कार करते रहे। एक दिन उसे मौका मिला, वो भाग आई। उसने युद्ध पीड़ितों के लिए बने एक सरकारी कैंप में शरण ली। यहाँ भी एक रात कई सैनिकों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। ये स्थिति है। आतंकवादियों के हाथों, सिपाहियों के हाथों आप एक जिस्म बनकर रह जाते हैं। पिछले 10 बरस में बोको हराम 35,000 से ज़्यादा हत्याएं कर चुका है। 20 लाख से ज़्यादा नाइजीरियाई नागरिक अपना घर छोड़ चुके हैं। नाइजीरिया की सरकार की लाख कोशिशों और दावों के बावजूद ये संगठन अब तक हराया नहीं जा सका, बल्कि सरकार और बोको हराम की इस लड़ाई में आतंकवादियों के पास लगातार बेहतर संसाधन और उन्नत हथियार पहुंचते जा रहे हैं। यानी एक बड़ी लड़ाई चल रही है कट्टरपंथ और क्रूरता के खिलाफ, और ज़्यादातर दुनिया की
अभी इस पर भरपूर नज़र नहीं गई है। और इन सब का शिकार कौन बनते हैं? वो निर्दोष नागरिक जिनका सत्ता के संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। यहाँ भारतीय कमीशन के 2 अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक ये दोनों अधिकारी 15 जून की सुबह किसी आधिकारिक काम से उच्चायोग की बिल्डिंग के बाहर गए, लेकिन उन्हें जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स में उन्हें ISI या इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्त में बताया जा रहा है। दूसरी सुर्खी चीन से है। 60 दिनों तक एक भी कोरोना केस रिपोर्ट न करने के बाद अब राजधानी पेइचिंग में बड़े स्तर पर कोरोना के केस मिल रहे हैं। इन सारे संक्रमणों का संबंध चिनफादी मार्केट से बताया जा रहा है। ये मार्केट एशिया में अनाज का सबसे बड़ा थोक बाजार है। बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बाजार के नज़दीक के करीब 10 आवासीय परिसरों को सील कर दिया गया है। तीसरी सुर्खी रूस से है। यहाँ एक अदालत ने अमेरिकी मरीन अफसर पॉल वेलन को जासूसी के इल्ज़ाम में 16 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट्स ने 28 दिसंबर 2018 को मॉस्को से उन्हें अरेस्ट किया था। पॉल के पास से कई देशों के पासपोर्ट मिले थे। अमेरिका पॉल को बेगुनाह बताता है। सुर्खियों में इतना ही। अब बारी अपने आखिरी सेगमेंट की तारीख। आज तारीख है 15 जून और आज के दिन का इतिहास जुड़ा है एक मज़ेदार कहानी से। कहानी जो जुड़ी है एक देश के राष्ट्रीय झंडे के साथ। वो झंडा जो दुनिया के सबसे पुराने झंडों में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी यूरोप में बसे स्कैंडिनेवियन देश डेनमार्क की। डेनमार्क के झंडे पर सफ़ेद रंग का एक क्रॉस बना है। इस क्रॉस के अगल बगल लाल रंग के 4 स्क्वायर नुमा खाने बने हैं। ये झंडा कैसे आया? इसके पीछे डेनमार्क में एक दिलचस्प कहानी चलती है जो जुड़ी है 13वीं सदी से। उस वक्त डेनमार्क के राजा हुआ करते थे किंग वाल्डेमर सेज्र। उन्होंने अपनी सेना समेत उत्तरी यूरोप के ही एक देश एस्टोनिया पर हमला किया। एस्टोनिया की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालात ये हो गए कि डेनिश आर्मी बुरी तरह पिछड़ने लगी। तभी एक दिन उनके पास आसमानी मदद आई। कैसी मदद? कहानी के मुताबिक एक झंडे के जरिए। सेना हार रही थी, तभी आसमान से एक झंडा उनके खेमे में गिरता है। लाल रंग के उस झंडे पर सफ़ेद रंग का क्रॉस बना था, वही क्रॉस जिसे ईसाई अपना पवित्र चिन्ह मानते हैं। कहते हैं कि आसमान से ये झंडा गिरा और युद्ध में हार रहे डेनमार्क के सैनिकों का हौसला बढ़ गया। उन्हें लगा कि अब वो जीत सकते हैं। उनकी किस्मत पलट गई और इसके बाद उन्होंने एस्टोनिया को हरा दिया। आसमान से झंडा गिरने की ये तारीख बताई जाती है 15 जून 1219। उस दिन से डेनमार्क ने उस झंडे को अपना राष्ट्रीय झंडा बना लिया। नाम भी रखा झंडे का। जैसे हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, उनके झंडे का नाम है डेनेब्रोग, माने डेनमार्क के लोगों का कपड़ा। इस बात को इस बरस 801 साल हो गए। हर साल 15 जून को डेनमार्क में इस झंडे की कहानी का जलसा मनाया जाता है। इस दिन 1219 के युद्ध में डेनमार्क का नेतृत्व करने वाले राजा के नाम पर वाल्डेमार डे मनाया जाता है। आज भले डेनमार्क की जनता अपने झंडे का जश्न मनाती हो, लेकिन एक वक्त था जब आम लोग इस झंडे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। अब ना वो राजशाही है, ना क्रूसेड का दौर, लेकिन झंडा और उससे जुड़ी कहानी अब भी चलती है। डेनमार्क में कई लोग कहते हैं कहानी बेशक सच्ची ना हो, लेकिन अच्छी है, हमारी भावनाओं से जुड़ी है। झंडा चीज़ ही ऐसी है। आज की दुनियादारी में इतना ही। चलते चलते ये तोहफा लटक की तरफ से आपके लिए। मन हो गई ले बैरागी, मन हो गई ले बैरागी, हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छाँव। चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। चले चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। छोड़े के गाँव के माटी आपन, हो गई ला परदेसी। जोड़े के पाई पाई आपन, भर ला बाकस पेटी। माया में काया के खातिर, भूल गईला अपना के। दिन में दीप जला के साँच, मान लेला सपना के। अब कैसन पछतावा, जो बीतल फेरू न आवा हो।
अब कई सन पछतावा केहू पार करा देना। चल रे बटोही चल रे आपन गाँव, चले चल रे बटोही चल रे आपन गाँव। लटक यानी लल्लन टॉप कविताएं, कहानियाँ, किस्से और कॉमिक एक्ट। इंस्टाग्राम पर लल्लन टॉप की नई पहल। यदि आपने अब तक चेक नहीं की तो ज़रूर करें। पसंद आए तो औरों को भी बताएं। शुक्रिया।